हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका लेक्चर नंबर 8। और आज हम इसमें बात करने जा रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थिंकर, जो कि है पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर के कंट्रीब्यूशंस के बारे में मैनेजमेंट में। पीटर ड्रकर एक बहुत ही रेस्पेक्टेड मैनेजमेंट थिंकर हुआ करते थे, बहुत अच्छे राइटर भी, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी और बहुत सारे मैनेजमेंट पे आर्टिकल भी लिखे हैं। वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल थे मैनेजमेंट में, जो कि मोस्टली जैसे मैनेजमेंट थिंकर है उन्होंने पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट के ऊपर ही मैनेजमेंट में लिखा है, बट इन्होंने ऑलमोस्ट मैनेजमेंट के सारे एरिया के ऊपर बहुत कुछ लिखा था। तो कोई भी ऐसा एरिया नहीं बचा जिसके ऊपर पीटर ड्रकर ने ना लिखा हो। और उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा था कि हर लोग उन्हें पसंद करते थे। हर जगह के लोगों को पीटर ड्रकर का मैनेजमेंट था वो अच्छा लगता था और वो उनसे सीखते थे। उनके जो मैनेजमेंट के कुछ व्यूज थे उनको हम समराइज कर सकते हैं, जो कि इस तरह से हैं। उन्होंने कहा था मैनेजमेंट एज ए प्रैक्टिस। मैनेजमेंट को उन्होंने प्रैक्टिस के रूप में डिफाइन किया था। अकॉर्डिंग टू ड्रकर, मैनेजमेंट हैज टू इंपॉर्टेंट फंक्शन, इनोवेशन एंड मार्केटिंग। He has treated management as a discipline as well as a profession. For him, management is more of a practice and is always goal oriented. His study on the purpose of business as the creation of the customer, if understood in the right manner, helps an organization to achieve success. ड्रकर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, इनोवेशन और मार्केटिंग। कि जैसे ही आप अपना कोई प्रोडक्ट है, अगर उसको आप चाहते हो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा वो अचीव करे सक्सेस को, तो उसके लिए आपको इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है। और इनोवेशन के साथ साथ आपकी मार्केटिंग स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आपकी बढ़िया मार्केटिंग स्किल होगी उतना ज़्यादा आप मार्केट के अंदर स्टेबल हो पाएंगे। आप अपने प्रोडक्ट है उनको कस्टमर्स तक पहुंचा पाएंगे। उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट है वो एक डिसिप्लिन के साथ साथ एक प्रोफेशन भी है। कि मैनेजमेंट है तो आपको हर एक चीज को प्रोफेशनली ध्यान रखना होता है। आपको उसके अंदर सारी चीजों का अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए, तो उन सब चीजों का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। मैनेजमेंट कभी भी ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस करते रहें और उसके बाद आप रिजल्ट के लिए वेट करें। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। आप पहले अपने गोल डिसाइडेड करें, गोल डिसाइड करने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें कि अब हमें इस गोल को अचीव करने के लिए क्या चीजों की जरूरत होगी और किस तरह से हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। उसकी जो स्टडी थी, पर्पस था बिजनेस के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपके मैनेजमेंट का पर्पस कस्टमर का क्रिएशन। अगर आप कस्टमर बना लेते हैं तो वो आपका सही मायने में एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस अचीव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो दैट मीन्स अपना फाइनल आउटपुट यही रहता है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका फाइनल आउटपुट अपना प्रोडक्ट है डेवलप करना और सेल करना। अगर आपके पास कस्टमर नहीं होंगे तो आप किसको सेल कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके कस्टमर होना बहुत जरूरी है, कस्टमर क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा कस्टमर क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा बेनिफिट होगा। Drucker's view on innovation is equally important in order to pay emphasis during the development of a new product. ड्रकर का जो व्यू था इनोवेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप कोई भी जब नया प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हैं तो उसमें आपका इनोवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इनोवेशन आपके प्रोडक्ट के नए डेवलपमेंट में कोई मतलब नहीं रह जाता। कोई नई चीज़ नहीं होगी, नया इनोवेशन नहीं होगा, तो लोग आपके नए प्रोडक्ट को पसंद नहीं करेंगे। He argued that new product should drive out the existing product rather than other way around. उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो नया प्रोडक्ट आप ला रहे हैं वो पुराने प्रोडक्ट को हमेशा रिलीव कर दे, कि उसकी जगह उसका रिप्लेसमेंट एक नए प्रोडक्ट के रूप में आए। ये नहीं है कि पुराना प्रोडक्ट है वो भी चल रहा है और नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया है, तो दोनों साथ साथ ना चले। As such, he is against bureaucratic management as he thinks that it stifles the innovative spirit and the initiative among the people in the organization. वो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के हमेशा खिलाफ रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग
ये किसी भी वर्कर में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पीपल्स में इनोवेटिव स्पिरिट और इनिशिएटिव लेने की कैपेबिलिटी है, उनको खत्म कर देता है। तो इसलिए हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जितना ज़्यादा इनोवेटिव और इनिशिएटिव पीपल मिलेंगे, उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोग्रेस करता है। He considered that modern organizations are knowledge-based organizations and described the modern workers as knowledge worker, considering their skill and innovative abilities. उनके अकॉर्डिंग आज की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज वो अपना सारा काम या अपना जो भी उनका पर्पज होता है उसके लिए पहले वो डीपली रिसर्च करते हैं, नॉलेज लेते हैं, उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। और एज वेल एज आपके वर्कर्स जो हैं वो भी आपके नॉलेज बेस्ड वर्कर हैं, बिकॉज उनमें उनकी पर्टिकुलर स्किल हैं और इनोवेटिव एबिलिटीज। तो ये पीटर ड्रकर का मानना था कि मैनेजमेंट एज ए प्रैक्टिस क्या है और कैसे है। अकॉर्डिंग टू ड्रकर, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ड्रकर पॉइंट्स आउट 3 बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। द एक्शन ऑफ मैनेजमेंट शुड कंट्रीब्यूट टू फर्स्ट द अचीवमेंट ऑफ पर्पज एंड मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। दैट मीन्स आपका जो अचीव करना है उसका पर्पज और आपका मिशन, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है उसका मिशन और पर्पज, दोनों चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। मेक द वर्क प्रोडक्टिव एंड द वर्कर अचीविंग, आपका वर्क है वो हमेशा प्रोडक्टिव रहना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, और आपके वर्कर हैं उनमें वो एक जील होनी चाहिए कि जिससे वो अचीव करने की कैपेबिलिटी रखें। नंबर 3, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी जितनी हो कि वो जो भी उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, उनको वो इफेक्टिवली मैनेज कर सके और फुलफिल कर सके। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स। ड्रकर हैज अटैच्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स। ड्रकर ने हमेशा ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें हमारा एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल है, वो हमेशा डिसाइड होना चाहिए। उन्होंने एक पॉपुलर टूल दिया था MBO, जिसको कहा जाता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो उसके अकॉर्डिंग यही है कि आपका मैनेजमेंट है वो आप ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग लेके चले। आपको जो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं उनके अकॉर्डिंग आपको अपना मैनेजमेंट रखना है। तो ही हैज स्पेसिफाइड दैट ऑब्जेक्टिव्स शुड बी सेट फॉर ऑल द की रिजल्ट एरियाज ऑफ बिजनेस। To make the objectives and their achievements more meaningful, he has given a new tool and is popularly known as Management by Objectives, MBO. MBO is regarded as one of his most important contributions to the discipline of management. He has discussed the concept in great detail in his book, The Practice of Management, written in 1954. तो ये वही है जो आपको मैंने अभी बताया मैनेजमेंट के बारे में, जो उन्होंने लिखा है। उन्होंने जिस चीज के ऊपर फोकस किया वो है आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसके बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज प्रोसेस वेयर सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट jointly identify the common objective, set the result that should be achieved by the subordinates, and assess the contribution of each individual. It is viewed more as a philosophy than as a tool or technique to achieve the objective. तो एमबीओ क्या है? एमबीओ एक प्रोसेस है जिसमें सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट्स मिलके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, रिजल्ट सेट करते हैं, और उसके बाद सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलके सभी के इंडिविजुअल हेल्प से उन ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट्स को अचीव करते हैं। ये एक फिलॉसफी नहीं है, एक्चुअल में ये एक टूल है जो कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम में लिया जाता है। दैट मीन्स अगर आप पहले से प्री डिसाइडेड अपने ऑब्जेक्टिव जो होंगे सभी उसी के ऊपर काम करेंगे, सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो इस तरह से हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, हमें जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट था उनका ओरिएंटेशन टुवर्ड्स जस्टिस। ड्रकर के अकॉर्डिंग अगर आप काम कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके जितना आप विजनरी और फ्यूचरोलॉजिस्ट होंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। Peter Drucker was also a great visionary and futurologist. He was ahead of others in visualizing the future trends that affect society. He visualized that concept of modern organization
and its impact on society several years ago. His views on the many facets of modern corporations have come into practical use now. To put it in his own words, he described the present as the age of discontinuity. Federalism, next point. Drucker advocated the concept of federalism. Federalism, according to him, involved centralized control in a decentralized structure. Federalism has certain positive values or other method of organizing. According to Drucker, फेडरलिज्म क्या था? उसके अकॉर्डिंग सेंट्रलाइज कंट्रोल इन ए डिसेंट्रलाइजिंग स्ट्रक्चर, दैट मीन्स ऐसी स्ट्रक्चर जहां पे आपका कंट्रोल नहीं होना चाहिए बट वहां पे आपका कंट्रोल रहता है. आपने सभी को इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है बट फिर भी वहां पे उन सबको आपको रिपोर्टिंग करनी है, उन सब पे आपका कंट्रोल है. तो एक ऐसी स्ट्रक्चर जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है बट वहां पे भी सेंट्रलाइज कंट्रोल है. तो इस तरह का उसका सिस्टम था, वो फेडरलिज्म कहलाता है. It set the top management free to devote itself to major policy formulation and strategy development. तो मेजर मैनेजमेंट जो है वो अपने आप को टॉप मैनेजमेंट छोटी मोटी चीजों में इन्वॉल्व ना करके बड़ी पॉलिसीज या फिर नए स्ट्रेटेजी हैं वो बनाने में अपने आप को इन्वॉल्व रखे. इट डिफाइंस द फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज. इसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है खुद डिफाइन होती है, उन्हें अपना काम है वो खुद करना है. Number 3, it creates yardsticks to measure twin success and effectiveness in operating jobs. उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी सक्सेस है और इफेक्टिवनेस है वो अपनी जॉब करते हुए मेजर करनी है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं और हमें हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही. It helps resolve the problems of continuity through giving education to the managers of various units while in an operating position. ये हमें प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की हेल्प करता है जो कि अगर हम बार बार अपने मैनेजर्स को सिखाने में मदद करते हैं. कोई भी अगर अपना ऑपरेटिंग पोजीशन के ऊपर मैनेजर्स हैं और उनको प्रॉब्लम आती है तो अगर वो लर्न करते हैं अपनी प्रॉब्लम से तो वो उन्हें सीखने में काफी हेल्पफुल रहता है और इस तरह से ये अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती है. Drucker's realistic way of looking at the organization and society has earned him the status of a management guru. It means उनका जो वे ऑफ थिंकिंग था मैनेजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसी की वजह से उन्हें मैनेजमेंट गुरु का एक खिताब है वो दिया गया. His contributions have made tremendous impact on the management practices all over the world. He is one of the few contemporary management thinkers who are highly admired in Japan. Similarly, the contributions of Peter and Waterman, who extensively studied a few American companies and are known for their excellence in modern management practices. तो ड्रकर ने अपने कंट्रीब्यूशन से, अपनी मेहनत से, अपने मैनेजमेंट आइडियाज से अपने आप का एक ऐसा प्लेस बनाया वर्ल्ड में जिसे हर कोई एडमायर करता है. इवन इन जापान जहां पे बहुत कम लोगों को एडमायर किया जाता है बट वहां पे भी पीटर ड्रकर की वैल्यू थी और उन्हें एडमायर किया जाता था. उन्होंने बहुत सारी कंपनियों के साथ मिलके मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस के ऊपर वर्क किया और उनके बेनिफिट के लिए अच्छी अच्छी थ्योरीज दी.